हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी, उसने आज इलेक्शंस की डेट दे दी है और उसके मुताबिक जनवरी 2024 में अब वहाँ पे इलेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी द प्रोसेस ऑन डीलिमिटेशन जो है उसके आज रिव्यू का सेशन जो था, तो उसके बाद अब जो है हम ये डिसाइड कर रहे हैं। वो कहते हैं जी प्रीलिमिनरी लिस्ट जो है वो हम सितंबर 27 को पब्लिश कर देंगे और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस और आपके सजेशंस सुनेंगे और फिर फाइनल लिस्ट जो है वो 30 नवंबर को शाया की जाएगी। फिर वो कहते हैं जी इन 54 डेज फिर हम इलेक्शन स्केड्यूल देंगे। वैसे तो ये रूल है कि नेशनल असेंबली जो कि डिसॉल्व हुई थी अगस्त 9 को ऑन द एडवाइस ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, 60 डेज में उसके लिए जो है वो आपको इलेक्शन करने होते हैं। अगर कोई भी जो गवर्नमेंट होती है 5 ईयर्स पूरा करती है, लेकिन नेशनल असेंबली प्री मेच्योरली अगर डिसॉल्व हुए तो 90 डेज का टाइम लाइन होता है। तो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने उससे पहले डिसॉल्व करने से पहले अप्रूव किया था सेंसस और कहा था कि उसके ऊपर हर हाल में जो है अमल करना पड़ेगा ईसीपी को और उसके बाद फिर जो है फ्रेश डीलिमिटेशंस करनी पड़ेंगी। तो आज जो है ये उन्होंने अनाउंस किया। अच्छा जनाब, अब जब ये अनाउंसमेंट आई है कि पार्टीज जो हैं वो पीडीएम जो थी वो अब उन्होंने इसको सारी चीज़ को रिव्यू किया है और उन्होंने कहा है जी कि अब जो है डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने डिफरेंट व्यूज दिए हैं। पीटीआई तो है वो तो कह रही है कि नहीं जी 90 डेज के अंदर ही आपको इसका डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको जो है इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। पीटीआई के कोर कमेटी के मेंबर जो हैं नियाजुल्लाह नियाजी, उन्होंने कहा जी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 डेज में कराएं, तो ये अनलॉफुल होएगा अगर आपने इसको आगे बढ़ाया और हम इसको चैलेंज करेंगे आपके डिसीजन को, क्योंकि आप जो है बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं लग रहे हैं। पीएमएलएन के एहसन इकबाल साहब जो है उन्होंने बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो अनसर्टेनिटी थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, डीलिमिटेशंस कब तक होंगी, ये अब खत्म हो गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कोई गवर्नमेंट आए वो एक स्टेबल गवर्नमेंट हो और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ऑन बोर्ड लेकर आए और मुल्क के जो क्राइसिस हैं उनको खत्म करे। पीपीपी के कमर जमान कायरा जो थे उन्होंने कहा है जी कि ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी कैपेसिटी में बोलूंगा, पार्टी के उस पर नहीं बोल रहा। सीनियर एएनपी के लीडर जाहिद खान जो हैं उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम भी पीटीआई की तरह 90 डेज के अंदर इलेक्शंस मानते हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एमक्यूएमपी के मुस्तफा कमाल जो थे उन्होंने भी इस चीज को पसंद किया। उन्होंने कहा कि एटलीस्ट इलेक्शन जो है वो तो हो रहे हैं, तो वो होने चाहिए। अच्छा जनाब, रावलपिंडी के अंदर हम आपको एक खबर सुनाते हैं और हम जरा अपना एक आईडी लेंगे, स्टेशन आईडी, और फिर हम आगे चलते हैं। रावलपिंडी के अंदर आज काफी हलचल रही, क्योंकि एक दफा से फिर जो अवामी मुस्लिम लीग के जो चीफ हैं शेख रशीद अहमद साहब, उनकी लाल हवेली जो है उनके अलेजली इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से वैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के जो डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं आसिफ खान साहब, उन्होंने ये हवेली फिर से सील कर दी है एक दफा फिर से। और उन्होंने कहा जी कि ईटीपीबी जो है उसके चेयरमैन के ऑर्डर्स पे हम ये कर रहे हैं। शेख रशीद के जो नेफ्यू हैं शेख रशीद शफीक, उन्होंने कहा जी कि ये जो लाल हवेली है ये शेख सदीकी के नाम के ऊपर शेख सदीक के नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है सिंस 1988 और हमारे पास सारे पेपर्स भी हैं, तो इसलिए हम ये सारे के सारे पेपर्स लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है उसमें एक दफा से फिर सबमिट करेंगे और हम उनको बताएंगे कि ये जो इन्होंने सील किया ये गलत किया। कल यानी कि फ्राइडे के दिन ये फिर से हाई कोर्ट को भी मूव करेंगे और उनको कहेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए थे उसके ऊपर फिर आप ये कंप्लीटली लाल हवेली को सील नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिलोंग करती है इनकी फैमिली को और इनके पास ही रहनी चाहिए। आज वहां पे यूएनजीए के साइडलाइंस पे काकड़ साहब की मुलाकातें बहुत सारे लीडर से हुई, जैसे कि अभी आपको बताया ही है फयाज भाई ने, लेकिन जो मेन इसके अंदर मीटिंग रही, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो मीटिंग्स थी ईरान के साथ रही, तो ईरान के साथ तो बात ऑलरेडी चल ही रही है कि भाई हम अब हालात ठीक करेंगे या और जो हैं ये बाल्कन स्टेट्स में, लेकिन जो मेन मीटिंग थी वो आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उनके साथ थी काकड़ साहब की मुलाकातें। और उसमें इन्होंने कहा कि जी आपके मुल्क में इन्फ्लेशन जो है जो अगस्त के महीने में देखी गई थी वो 27.4% तक को टच कर रही है और अभी जुलाई में ही पाकिस्तान को बहुत तरले मिन्नतें करने के बाद जो है एक लास्ट मिनट बेल आउट इनको मिला था। तो इसके ऊपर जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आपको अपने मुल्क की में जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत होएगी और हम तो कमिटेड हैं, हम तो आपका ख्याल करेंगे, लेकिन आपको खुद भी कुछ जो है वो कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ और आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा रेवेन्यू कलेक्शन। आज जो सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की क्रिस्टलिना
जिन्ना साहिबा ने, उन्होंने कहा कि आपको अपने अमीरों को खर्चे काटने पड़ेंगे और आपके जो अमीर हैं उनको ज्यादा आपको टैक्स करना पड़ेगा और गरीब जो है, जो कि बहुत वल्नरेबल है, उसको आपको रिलीफ देना पड़ेगा, तो फिर आप जो हैं सीधे राह पे आएंगे। तो पायन तो खुद इतने एक्सपेंसिव अब होटल में रह रहे हैं, तो अब ये सीधे राह पे क्या आएंगे, हैं जी। तो बस वो जो भी आता है ना, बस वो लूटने के उसके चक्कर में आता है। पता नहीं किस तरह के लोग हैं ये, इन्होंने ज़िंदगी में कोई चीज़ें देखी हैं नहीं देखी हैं, कौन है भाई, कहाँ से आए हैं भाईजान, अपने पैसे पे भी कभी कोई आप कर लिया करो कोई काम, नहीं जी नहीं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान की तो बातें हम आपको सुनाते ही रहते हैं, लेकिन आजकल जो मामलात भड़के हुए हैं वो इंडिया और कनाडा के हैं, तो इनकी भी कुछ खास खबरें हैं। इंडिया ने जनाब, जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि अपना वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर जो है कनाडा में, उसको उसकी सर्विसेज जो हैं वो शट डाउन कर दी हैं। और ये सारी बात उस वक्त चली है जबकि ट्रूडो साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बात की थी निजर साहब की, ये जो डेथ हुई है ये अभी जो जिसमें कि उन्होंने कहा था कि लिंक्स हमको मिले हैं। इसके ऊपर बात करते हुए जो इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनिल बागची जो थे, उन्होंने भी कहा कि अभी तक कोई कनेडियन गवर्नमेंट ने प्रूफ्स नहीं दिए हैं और प्रूफ्स देने जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये आदमी जो था ये वांटेड था बाय इंडिया और ही वॉज गन डाउन इन जून आउटसाइड द टेम्पल, यहाँ पे बीसी के अंदर। तो वो कहते हैं जी कि एक जो है इसके ऊपर प्रॉपर प्रोब बिठाने की जरूरत है। आज जो इंडिया का वीजा प्रोसेसिंग सेंटर का जो वेबसाइट था उसके ऊपर एक नजर आई, एक तहरीर नजर आई जिस पे लिखा हुआ था इंपॉर्टेंट नोटिस फ्रॉम इंडियन मिशन ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस विद इफेक्ट फ्रॉम September 21st इंडियन वीजा सर्विसेज हैव बीन सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। और ये जो BLS है ये इनके सारे जो इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर है इनके प्रोसेस करती है वीज़ाज इंडिया के लिए। तो इन्होंने कहा जी कि जो है ये हम अभी शट डाउन कर रहे हैं और उसमें जब तक आपको आगे ना बताया जाए, यानी क्योंकि जाहिर है कि बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे, छुट्टी का मौसम आ रहा है, उसके लिए लोगों को वीज़े चाहिए, तो आप यानी कि जाहिर है कि एम्बेसी के बाहर या काउंसलेट के बाहर जो है आने की कोशिश ना करें। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा है जो कि जिसके के लिए कनाडा की गवर्नमेंट बड़ी ही परेशान है कि खालिस्तान का जो मुद्दा है वो भड़का हुआ है। फर्स्ट स्टेज ऑफ वोटिंग जो है यहाँ पे कनाडा में हो चुकी है और जो सेकंड स्टेज जो BC के अंदर खालिस्तान की वोटिंग होनी है वो अक्टूबर 29 को होनी है। तो कल जो ये एडवाइजरी आई थी जिसपे कि फयाज भाई हंस भी रहे थे कि कनाडा जैसे सिक्योर कंट्री में ये इन्होंने ऐसी एडवाइजरी क्यों जारी की है, उसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं जो मैंने आपको कहानी सारी यहाँ पे सारी सुनाई भी थी। इंडिया का कंसर्न क्यों है? इंडिया का कंसर्न यूं है कि हमारे ब्रैम्पटन में ही एक पूरी रैली निकाली गई थी। उस रैली के अंदर इंदिरा गांधी को चाकू मार के खून उनका कपड़े ऐसे करके वो प्रेजेंट किए गए थे और इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि जैसे उसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया है कि हमने जो है इंडिया की जो प्रधानमंत्री थी उसको मारा था, कि जो 1984 में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया था और एक पूरा टैब्लो पेश किया गया था। तो उस पे इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत एतराज कनाडा की गवर्नमेंट से किया था कि ये आप इस तरह की चीजें जिसमें हमारी एक प्राइम मिनिस्टर को मारा था उसको हाईलाइट किया जा रहा है, टैब्लो और स्टेज ड्रामे किए जा रहे हैं और आप उसको रोक नहीं रहे हैं। अब एक स्टेज ड्रामा को एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने से नहीं रोक सकता ना, वो कंट्रोवर्शियल उसका सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वो तो उसमें किया था। उसके बाद क्या हुआ था, इमीडिएटली आप लोग जो यहाँ पे माल्टन के एरिया में रहते हैं और ये जो यहाँ के जो गुरुद्वारे हैं इधर के, बड़े बड़े पोस्टर जो थे वो लग गए थे भिंडरावाला के और बाकियों के, और उस पे कहा गया था कि खालिस्तान हमको चाहिए और ये सारे जो हैं हमारे शहीद हैं। और उसके नीचे इंडियन जो हाई कमीशन के लोग थे इंक्लूडिंग इंडियन काउंसिल जनरल, उनकी पिक्चर थी, अपूर्वा श्रीवास्तव जो थी उनके पिक्चर्स थे और उनके ऊपर कांटे मारे हुए थे कि मींस ये डिप्लोमैट्स एज अ सिंबल यूज किया था सिंबॉलिकली कि ये जो इंडिया के डिप्लोमैट्स आते हैं ये यहाँ पे हमारे सिखों को आके मारते हैं, ये उसके अंदर इन्वॉल्व अलेजली होते हैं, वो था। और फिर उसके ऊपर जब इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत एतराज किए तो फिर वो सारे ये जो पोस्टर थे ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने कह के पोस्टर उतरवाए। उस कॉन्टेक्स्ट में आज इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हमारे डिप्लोमैट्स हैं या हमारे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बंदे हैं उनको हम ये खास तौर पे कहना चाहते हैं कि जब आप कनाडा जाएं तो यू हैव टू बी कॉशियस कि आपके ऊपर अटैक हो सकता है। एज अ रिजल्ट जितने भी ये जो वैंकूवर की जो पुलिस है उसने ना सिर्फ ये कि उन्होंने कहा है जी कि हम सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, बल्कि ऑटोवा में, टोरंटो में
पुलिस बीफ अप की जा रही है कि कहीं ऐसा ना होए कि इंडियन मिशंस के ऊपर कनाडा में अब अटैक्स आने शुरू हो जाएं इस सारी चीज के बाद। तो दैट इज व्हाई इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन दिस कि भाई आप कॉशियस रहें, आप लोग रहें। तो उस सिलसिले की ये सारी थी बात थी। अच्छा जनाब, जो किलिंग्स का सिलसिला है वो तो कनाडा में बिल्कुल रुक नहीं रहा है। सुखदोल सिंह साहब 29 इयर्स इनकी एज है और ये भाग के आए थे पंजाब से 2007 में, क्योंकि ये बहुत सारे अलेजली मर्डर्स के अंदर इन्वॉल्व थे और विनीपेग में ये आ गए थे। और इंडियन जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी उन्होंने इनके सर के ऊपर जो है वो इनाम भी रखा था, इनको वांटेड भी करार दिया था और कनेडियन गवर्नमेंट को कहा भी था कि ये आपके पास भाग के आए हैं और ये हमारे मुल्क में बहुत सारे जो मर्डर्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इनके बारे में यह मशहूर था कि ये मोगा के रहने वाले थे। पंजाब इंडियन जो है उसमें सुपारी किलिंग करते थे और एक्सटॉर्शन करते थे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अंदर। इनको जो था मर्डर, ही वाज वांटेड फॉर द मर्डर ऑफ विक्रमजीत सिंह जो कि लीडर थे यंग अकाली दल के, और कबड्डी प्लेयर संदीप नगल के लिए। और ये इनकी एसोसिएशन जो थी कनाडा बेस्ड गैंगस्टर टर्न टेररिस्ट अर्श दल्ला के साथ थी और गैंगस्टर लकी पटेल के साथ थी, जो कि एक और मलेशिया बेस्ड गैंगस्टर जगपाल सिंह जो था लाली लाली जिसको कहते थे, उनके साथ इनकी दोस्तियां थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कनेडियन गवर्नमेंट को कि ये जो आदमी भाग के कनाडा में आया है ये हमें जो है चाहिए। इसको ज्यादातर सुखा दनेका कहते थे, सुखदोल नहीं थे कहते। और ये बड़ा की मेंबर था दविंदर बबिया ग्रुप का। और इसके ऊपर जो है वांटेड तो था ये तकरीबन 20 केसेस में, लेकिन 7 केसेस के लिए इसको चार्ज किया गया था। अब ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है इंडिया का, उसने अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ली है अलेजली, और उसने कहा है जी कि हमने इसको यहां पे मारा है। लेकिन लोगों का कहना है कि इसके अंदर भी अलेजली शायद कोई लिंक्स जाके इंडियन गवर्नमेंट से अलेजली मिल सकते हैं। बहरहाल इस वक्त तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। तो ये मुद्दे जो है ना ये दिन ब दिन भड़कते जा रहे हैं। अच्छा जनाब, टोरंटो बेस्ड एक्टर है जोएल कम्बर, वो तो बड़े आज नाराज हुए। उनको बड़ी पसंद है कैरामल केओस ग्रेनेड बॉयज, जो कि यूके की कंपनी ग्रेनेड बनाती है। वो कहते हैं जी कि ये मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन जब मैंने इसको खोला ये इसका टेस्ट होता है चॉकलेट की तरह का होता है, लेकिन ये जो है ये प्रोटीन बार्स हैं जो कि मैं एक्सरसाइज जब करता हूं तो मैं खाता हूं। तो ये स्नैक्स में जब वॉलमार्ट से लेकर आया और मैंने डब्बा खोला तो बीच में से लकड़ी निकली, तो वो बड़े जो है गुस्से में हैं। और जनाब संजय दत्त जो है उन्होंने अपने एक्स जो उनका जो अकाउंट है जिसको कि पहले ट्विटर कहते थे, उसके ऊपर अपनी जो अपकमिंग फिल्म है लियो उसका पोस्टर जो है वो शेयर किया है, जिसमें कि देखा जा रहा है कि विजय जो कि साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं उन्होंने इनका गला पकड़ा हुआ है। अजय जो हैं संजय जो हैं वो नजर आएंगे इसके फिल्म के अंदर इनके साथ सुपरस्टार के साथ, जिस फिल्म को बना रहे हैं लोकेश कंगना राज, और ये फिल्म आएगी थिएटर्स में अक्टूबर 19 को। और आप देख रहे हैं कि पोस्टर के पीछे फ्लेम्स नजर आ रहे हैं, तो फैंस बड़े खुश हुए संजय दत्त के। उन्होंने कहा कि जी वेलकम टू तमिल फिल्म इंडस्ट्री। डायरेक्टर सुजॉय घोष जो है उनकी जो अब नई आने वाली फिल्म है जाने जहां, वो आज रिलीज हुई है और उसके कुछ ट्रेलर अच्छे नहीं आए हैं। इसके अंदर है करीना कपूर, और आज एज वी स्पीक जो आज सितंबर 21 है, आज करीना कपूर की वैसे तो बर्थडे भी है और उस पर यह लग रहा था कि बहुत बड़ी इनकी फिल्म आ रही है, लेकिन फिल्म के रिव्यूज इंतहाई थकेले आए हैं। उन्होंने कहा जी कि घोष साहब ने वैसे तो बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं और इतने बड़े स्टार्स लिए हैं जैसे कि करीना कपूर खान, जयदेव अहलावत और विजय वर्मा, लेकिन फिल्म जो है इंतहाई थकी हुई है। इन तीनों की परफॉर्मेंसेज तो बेइंतहा अच्छी हैं और इसीलिए डायरेक्टर ने समझा कि इनके सर के ऊपर सारा कुछ चल जाएगा, लेकिन फिल्म के अंदर ना तो डेप्थ थी ना पेस थी और बहुत ही जो है ये बुरी फिल्म बनी हुई है। इसमें और बहुत कुछ करने के लिए था। जब इस थ्रिलर के पोस्टर्स आए थे तो हम बहुत थ्रिल्ड हो गए थे, लेकिन जब फिल्म आई है तो कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये फिल्म जो है अडेप्टेशन है ऑफ 2005 जापानीज नॉवल द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स, और इसको लिखा था केगो हिगाशिनो ने। तो वो कहते हैं जी कि ना तो इसके अंदर कोई पेस हमें नजर आई और चीजें डिसजॉइंटेड सी नजर आई, और जो क्राइम हो रहा था उसका पता नहीं चल रहा था कि ये कहाँ जा रही है, कल्प्रिट्स कहाँ जा रहे हैं, उनको पकड़ा भी जाएगा, और जो है ये मिस्ट्री इंतहाई लोगों को कहते हैं जी कि बहुत ही फ्लैट सी लगी। पाकिस्तान के जाहिद इकबाल खान जो हैं जी वो
बड़ी खुशी की बात है कि जो रोइंग मेंस सिंगल स्कल्स कैटेगरी है एशियन गेम्स 2023 जो कि हो रही है हैंगजाओ चाइना में, उसमें एडवांस कर गए हैं। उन्होंने कंप्लीट किया 2000 मीटर का इन 7 मिनट्स एंड 34.6 सेकेंड्स। और डबल्स कैटेगरी में पाकिस्तान के असद इकबाल और मुजम्मिल शहजाद जो हैं वो 3rd पोजीशन पे रहे, और अब ये compete करेंगे रिपैशे राउंड के अंदर, और अपनी फिर अगर जीते तो फिर अपनी प्लेस जो है फाइनल्स के लिए भी सिक्योर कर सकते हैं। और क्वाड्रुपल स्केल कैटेगरी में भी पाकिस्तान की टीम ने 2nd फिनिश किया, तो इसलिए पाकिस्तान की टीम काफ़ी अच्छा कर रही है रोइंग के अंदर। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट बाबर आजम। बाबर आजम ने आज पीसीबी के साथ आज मीटिंग थी, ज़का अशरफ जो पीसीबी के चीफ हैं उनके साथ, उसमें वो काफ़ी जो इनके अंदर जो टीम के अंदर इंजरीज और परफॉर्मेंसेस के जो प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पे एट द एंड ऑफ एशिया कप 2023 उसको रिव्यू किया जा रहा था। और उसमें बाबर आजम ने कहा है पीसीबी को कि भाई आप मुझे भी अपनी पोजीशन जो है वो एज कैप्टन रहने दें और शादाब खान को भी वाइस कैप्टन रहने दें, ये चीज़ें अभी चेंज ना करें क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर। आज ज़्यादातर तो फोकस जो है फ़खर जमान और शादाब के परफॉर्मेंस के ऊपर ही रहा, और इसीलिए जो है अभी तक इन्होंने स्क्वाड जो है वर्ल्ड कप का, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का भी वो भी अनाउंस नहीं किया है। इसके ऊपर बात करते हुए बाबर आजम और डायरेक्टर मिकी आर्थर जो है उन्होंने कहा कि हाँ हमारी फ्लॉड स्ट्रेटजी थी, और सिलेक्टर, लेकिन आज जो चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक साहब है वो आज इस मीटिंग में नहीं थे। बाबर आजम ने कहा कि कंटिन्यूसली जो हम ट्रैवल कर रहे हैं और वेदर जो इतना खराब था उसने टीम की जो विनिंग स्ट्रीक थी जो बड़े अरसे से चल रही थी उसको अफेक्ट किया। आर्थर ने भी एग्री किया कि हमारा फिटनेस लेवल ठीक नहीं था और मिडिल ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम जो है वर्ल्ड कप प्लानिंग अच्छी अब करके खेलेंगे। फास्ट बॉलिंग कोच मोर्ने मर्कल जो हैं उन्होंने कहा जी कि मेरे अलावा आपको एक और भी बॉलिंग कोच हायर करना पड़ेगा स्पिनर्स के लिए अगर आपको वर्ल्ड कप में अच्छे तरीके से जाना है। और ये अब टीम्स जो हैं इनको आईसीसी ने सितंबर 28 तक का टाइम दिया है कि वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड जो है आप फौरन अनाउंस करें। तो देखेंगे अब इस मीटिंग के बाद कौन सा पाकिस्तान का स्क्वाड सामने आता है। तो ये थी हमारी जी खबरें आज की।